जब जुल्म आसमान से उतरता है तो कभी कभी जवाब जमीन से मिलता है। एक अनजानी लड़की, उसका भूला बिसरा अतीत और एक साम्राज्य जो सोचता है कि उसे कोई हिला नहीं सकता। लेकिन जब कोरा जुल्म के खिलाफ खड़ी होती है तो एक क्रांति जन्म लेती है। ये कहानी है एक ऐसी मूवी की जहाँ एक अकेली लड़की का हौसला पूरे ब्रह्मांड का फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक शांत और सुकून भरे ग्रह से। यहाँ एक लड़की रहती है जिसका नाम है कोरा, जो एक गांव में खेती कर रही होती है। जमीन पत्थरों से भरी होती है, इसलिए यहाँ खेती करना मुश्किल का काम है, लेकिन कोरा को इसमें काफी मजा आता है। तभी गांव का एक आदमी गनर कोरा के पास आता है और उसे पार्टी के लिए बुलाता है। कोरा अपना काम खत्म करती है और उस पार्टी में चली जाती है। वहाँ सभी लोग जश्न मना रहे होते हैं, खुशी में झूम रहे होते हैं। गाँव वाले इस साल अच्छी फसल होने की खुशी मना रहे होते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। अगले दिन सुबह कोरा फिर से गांव वालों के साथ खेतों में काम कर रही होती है। हर तरफ खुशी का माहौल होता है। तभी अचानक सबकी नजर आसमान की तरफ जाती है। एक बड़ा जहाज गांव की तरफ आ रहा होता है। सब लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असर कोरा पर पड़ता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोरा इस जहाज के बारे में पहले से ही कुछ जानती हो। वो तुरंत खेतों से भागती है, एक हथौड़ा उठाती है और जोर जोर से एक बड़े घंटे पर मारकर सबको चेतावनी देती है। सब लोग एक जगह जमा हो जाते हैं। गांव का मुखिया तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है। मीटिंग में कोरा सबको बताती है कि ये ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक जंगी जहाज है। वो लोग जो भी मांगते हैं बिना किसी बहस के उन्हें दे देना चाहिए, और सबसे जरूरी बात, उन्हें हमारे अनाज के भंडार के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहिए। जहाज गांव में लैंड करता है। उसका कमांडर नोबल गांव की मुखिया से मिलता है। वो अनाज की मांग करता है, बदले में गांव की सुरक्षा देने का वादा करता है, लेकिन मुखिया मना कर देता है। कहता है कि इस ग्रह की जमीन अच्छी नहीं है और अनाज तो गांव वालों के लिए भी काफी नहीं है। नोबल उसकी बात पर भरोसा नहीं करता है और फिर गनर से बात करता है, क्योंकि गनर अनाज की सप्लाई का जिम्मेदार होता है। गनर बताता है कि उसके पास अनाज है और वो उसे अच्छे दामों पर बेचने के लिए तैयार है। ये सुनकर नोबल गुस्से से पागल हो जाता है और मुखिया को झूठ बोलने के लिए तुरंत मार देता है। उसके बाद नोबल गाँव वालों को सजा देता है। वो उनका सारा अनाज ले लेने का हुक्म देता है। वो कहता है कि 10 हफ्तों बाद वापस आएगा और फसल कटने के बाद सारा अनाज ले जाएगा। इतना कहकर वो अपने जहाज के साथ चला जाता है। गांव वाले गनर पर गुस्सा हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उसी की वजह से मुखिया मारा गया। गनर अपने बचाव में कहता है कि उसे नहीं पता था कि नोबल ऐसा करेगा। वो तो सिर्फ गांव वालों के लिए पैसे कमाना चाहता था। सब लोग सोच में पड़ जाते हैं, अब क्या करें। थोड़ी देर बाद वो समझ जाते हैं कि नोबल से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे सारा अनाज दे दिया जाए। लेकिन कोरा इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होती है। वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है, अपने कमरे में जाके सामान पैक करती है। उसे लगता है कि नोबल अनाज ले लेने के बाद भी गांव वालों को नहीं छोड़ेगा। गांव का एक बूढ़ा आदमी, जिसने कोरा को अपने घर में पनाह दी थी, उसे समझाता है और कहता है कि गांव को उसकी जरूरत है, और वो कोरा से रिक्वेस्ट करता है कि वो गांव को छोड़कर ना जाए। वो चाहता है कि कोरा नोबल का सामना करे और गांव वालों को लड़ने के लिए तैयार करे, पर कोरा जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसे लगता है कि नोबल की फौज के आगे जीत पाना नामुमकिन है। वो अपने घोड़े के पास जाने की तैयारी कर रही होती है। तभी नोबल के कुछ सैनिक, जो गाँव में अपना बेस बना चुके होते हैं, गाँव की एक लड़की के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। वो लड़की चीख चीख कर मदद मांग रही होती है। कोरा पहले खुद को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो चीखों की आवाज नहीं बर्दाश्त कर पाती तो वो एक कुल्हाड़ी उठाती है और उस लड़की की मदद करने के लिए निकल पड़ती है। सैनिक उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोरा उन सब पर भारी पड़ती है। वो कुल्हाड़ी से एक सैनिक को मार देती है, फिर उसकी गन लेके बाकी सैनिकों को भी मारने लगती है। वो हाथ, चाकू और गन सबका यूज करती है और काफी फुर्ती के साथ सारे सैनिकों को मार देती है। इस बीच एक सैनिक उस लड़की को बंदी बना लेता है और कोरा को धमकी देता है कि अगर उसने हथियार नहीं छोड़े तो वो उस लड़की को मार देगा। तभी एक रोबोट और एक सैनिक, जो पहले नोबल की आर्मी में ही होते हैं, कोरा का साथ देते हैं। वो दोनों उस गांव की लड़की की तरफ हो जाते हैं, क्योंकि वो उसे अच्छा इंसान समझते हैं। इससे पहले कि कोरा कुछ करे, रोबोट ही उस सैनिक को मार देता है और डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। ये बात किसी को समझ नहीं आती। इसके बाद गाँव वाले वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि कोरा ने लाशों का ढेर लगा दिया है। तब सब समझ जाते हैं कि कोरा कोई आम लड़की नहीं है। कोरा सबको तुरंत समझाती है कि अब नोबल से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, लड़ना होगा। सिर्फ अनाज देने से काम नहीं चलेगा। अगली सुबह कोरा गनर को अपने साथ ले लेती है, क्योंकि उसके पास अच्छे कॉन्टेक्ट्स होते हैं। दोनों का मकसद होता है कि टाइटस नाम के एक आदमी को ढूंढा जाए, जिसके पास ऐसे सोल्जर हो सकते हैं जो नोबल के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो। वो दोनों गाँव वालों से अलविदा कहते हैं और अपने डेंजरस मिशन पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में रात हो जाती है तो वो एक जगह आग जलाते हैं और वहीं कैंप लगाकर रात गुजारने का फैसला करते हैं। रात के टाइम गनर कोरा से एक सवाल करता है, हम सब गाँव
वाले तो सिर्फ किसान हैं। तुम्हें कैसे पता है कि नोबल के लोग अनाज लेने के बाद भी हमें मार डालेंगे? कोरा थोड़ी देर चुप रहती है, फिर अपने पास्ट की कहानी सुनाती है। वो कहती है, ये लोग मेरे ग्रह पे भी आए थे जब मैं सिर्फ 9 साल की थी। उन्होंने ना कोई शर्त रखी, ना कोई डिमांड। वो सिर्फ खून के प्यासे थे। पूरे ग्रह को बर्बाद कर दिया, सबको मार दिया, लेकिन उनका कमांडर बेलिसारियस ने मुझे जिंदा छोड़ दिया। वो मुझे अपने साथ ले गया। मेरी एजुकेशन और ट्रेनिंग उसके जहाज पर ही हुई। वहीं सिखाया गया था कि कैसे बेरहमी से लोगों को मारना है जीत हासिल करने के लिए। कोरा कहती है कि कभी कभी बेलिसारियस उसे अपने मिशन पर भी ले जाता था। धीरे धीरे वो उसके लिए एक बेटी जैसी और उसकी स्टूडेंट बन गई, उस सिस्टम का एक हिस्सा बन गई। 18 साल की उम्र में ही मुझे एक ऑफिसर बना दिया गया। मैं खुद मिशन पे जाने लगी थी, खतरनाक मिशन जिन्हें पूरा करना सिर्फ किलर्स के बस की बात थी। मैं भी उन जैसी बन गई थी, उनके लिए काम करती थी जिन्होंने मेरे परिवार को मारा था। फिर वो गनर की आंखों में देख के कहती है, इसलिए मैं बता सकती हूँ कि नोबल जरूर वापस आएगा और तुम सबको मार डालेगा, क्योंकि अगर मैं होती तो मैं भी वही करती। ये सुनकर गनर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके चेहरे से लगता है कि उसे अब समझ में आ गया है कोरा असल में कौन है। अगली सुबह चलते हुए एक बार जैसी जगह में पहुंचते हैं। कोरा एक बार के अंदर जाती है, एक ड्रिंक लेती है और तेज आवाज में बोलती है, मैं जनरल टाइटस को ढूंढ नहीं हूँ। क्या किसी को पता है कि वो कहाँ है? तभी एक अजीब सा दिखने वाला आदमी जिसका शरीर एक केकड़े से जुड़ा हुआ था बोलता है, लास्ट टाइम मैंने जनरल टाइटस को पोलक्स नाम की जगह पर देखा था। कोरा और गनर तुरंत वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसी मोमेंट पर कुछ लोग बार में कोरा पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। कोरा बिना डरे हुए सबसे लड़ती है, एक एक करके अपनी बंदूक से उन्हें गिरा देती है। तभी एक आदमी चुपके से पीछे से आकर उस पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन एक अजनबी आदमी वहाँ आता है और कोरा की जान बचा लेता है। वो आदमी बताता है कि वो उसे पोलक्स ले जा सकता है, लेकिन थोड़े पैसे लगेंगे। कोरा उससे पूछती है, तो तुमने मेरी जान क्यों बचाई? वो कहता है, सिंपल, प्रॉफिट के लिए। वो अपना नाम काई बताता है। वो अपना जहाज लेता है, गनर और कोरा को बिठाता है और तीनों अंतरिक्ष की तरफ निकल पड़ते हैं। उनका सफर उन्हें एक वीरान से ग्रह पे लाता है, एक ऐसी जगह जहाँ कुछ भी जिंदा नहीं दिखता। वहाँ काई एक आदमी से मिलता है जिसका नाम होता है टरक। गनर उसे कहता है कि वो नोबल के खिलाफ एक आर्मी बनाने जा रहा है और चाहता है कि टरक उनके साथ लड़े। टरक तुरंत मान जाता है क्योंकि वो खुद नोबल से नफरत करता है, पर टरक कहता है, मैं यहाँ से जा नहीं सकता, मेरे मालिक के पास मेरा बहुत बड़ा कर्ज है। तभी उसका मालिक बोलता है, अगर टरक उस पक्षी को जो बाहर खड़ा है उसकी सवारी कर सकता है तो मैं उसका कर्ज माफ कर दूंगा, नहीं तो तुम तीनों को कैद कर लूंगा। वो विशाल पक्षी बाहर बंधा होता है और टरक उसकी तरफ देखता है। वो उसके पास बैठ जाता है, धीरे धीरे उससे बातें करता है, जैसे उसे शांत करने की कोशिश कर रहा हो। सब टेंशन में होते हैं। कुछ देर बाद वो पक्षी टरक को छूने देता है और फिर उसके ऊपर बैठने भी देता है। टरक एक रस्सी बांधता है, लेकिन अचानक वो पक्षी बेकाबू हो जाता है और तेजी से उड़ता जाता है। टरक एक जगह गिर जाता है, लेकिन तुरंत बैलेंस बनाता है, दौड़कर फिर से पक्षी के ऊपर चढ़ जाता है। इस बार उसे कंट्रोल कर लेता है। वो बड़े स्टाइल में पक्षी को उड़ाता है, घुमाता है और फिर उसे वापस ले आता है। इम्प्रेस होकर उसका मालिक उसे फ्री कर देता है। कोरा इस मोमेंट को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे एक और टैलेंटेड योद्धा मिल गया होता है जो उसकी आर्मी का हिस्सा बनेगा। इसके बाद सभी लोग अपने जहाज में बैठते हैं और एक बार फिर अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो एक और ग्रह पर रुकते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम होता है नेमेसिस। वो उसे बताते हैं कि वो लोग योद्धा ढूंढ रहे हैं जो नोबल जैसे लोगों का सामना कर सके। काई कहता है कि उसने नेमेसिस का नाम पहले भी सुना हुआ है और लगता है वो उसके लिए बहुत काम की साबित होगी। तभी सभी लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां हर तरफ अंधेरा छाया होता है। नेमेसिस को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। जब वो ऊपर देखती है तो एक बहुत बड़ी मकड़ी दिखती है जिसका सर इंसान के जैसा होता है। उस मकड़ी ने एक छोटी सी बच्ची को पकड़ रखा होता है। नेमेसिस उस बच्चे को छुड़ाने आई होती है, लेकिन मकड़ी जिद्दी होती है और बच्ची को वापस करने से मना कर देती है। इस वजह से दोनों के बीच टक्कर शुरू हो जाती है। नेमेसिस अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर मकड़ी के हर एक पैर के अटैक का मुकाबला करती है। वो बहुत तेज होती है और एक मौका देखकर अपनी तलवार से मकड़ी का पैर काट देती है। मकड़ी भी पलटवार करती है और नेमेसिस को चोट पहुंचाती है। उसी दौरान गनर मौका देखकर बच्ची को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन मकड़ी उसे देख लेती है और उस पर भी हमला कर देती है। इधर नेमेसिस अपनी तलवारों को गर्म कर लेती है। जैसे ही मकड़ी उसके सामने आती है, वो दोनों तलवारों से उसका पेट काट देती है। फिर वो मौका देखकर दोनों तलवारें मकड़ी की सीने में घुसा देती है और उसे मार देती है। नेमेसिस की जीत होती है और वो बच्ची को बचा लेती है। कोरा और उसकी टीम नेमेसिस के टैलेंट को देखकर काफी खुश होते हैं। वो उसे अपने साथ ले जाते हैं और सभी लोग वहाँ से निकलकर फिर से मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। फिर वो पहुंच जाते अपनी मंजिल पर, एक जगह जिसका नाम है पोलक्स, जहाँ जनरल टाइटस रहता है। वो लोग टाइटस को ढूंढ निकालते हैं, लेकिन उसका हाल काफी खराब होता है। जब कोरा उससे बात करती है तो टाइटस बताता
है, मैं नोबल के साम्राज्य के खिलाफ आवाज उठा चुका हूँ। मैंने लड़ाई भी की, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे सारे साथी मारे गए, इसीलिए मैं अब दोबारा ये सब नहीं कर सकता। कोरा उसे मोटिवेट करती है, कहती है हम लोग एक टीम बना रहे हैं, तुम्हें नोबल से बदला लेने का एक और मौका मिल रहा है। ये सुनकर टाइटस खड़ा हो जाता है और कोरा के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर कोरा राजा लेवेटिका से मिलती है और उससे मदद मांगती है। इसके बाद गनर अपने कॉन्टेक्ट्स का यूज करके कोरा की कुछ और लोगों से मुलाकात करवाता है। वो लोग भी नोबल के साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो लोग लड़ाई में शामिल होने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं नोबल के पास बड़े और एडवांस जहाज हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं, हम उसका सामना नहीं कर सकते। लेकिन कोरा और उसकी टीम पूरे जज्बे से उसको कन्विंस करने लगती है। काफी देर की बातचीत के बाद वो लोग जंग में कोरा का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद कोरा और उसकी सेना जंग की तैयारी में लग जाती है। तभी नोबल का एक खबरी कोरा की लोकेशन के बारे में उसे जानकारी दे देता है। जब कोरा देखती है तो उसे लगता है कि काई भी इस साजिश का हिस्सा है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, काई के आदमी अचानक उस पर हमला कर देते हैं और कोरा की टीम को बंदी बना लेते हैं। कोरा काई से गुस्से में पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया? काई एक जवाब देता है, पैसे के लिए जनरल टाइटस और तुम्हें बेचने के बदले मुझे अच्छी खासी रकम मिल रही है, और तुम्हारी टीम के दूसरे मेंबर्स जैसे टरक और नेमेसिस को भी। तभी वहाँ नोबल पहुँचता है। अपने दुश्मनों को एक साथ बंदी बना देखकर उसके चेहरे पर एक खुशी होती है। वो एक एक करके सबसे बात करता है और उसे पता चलता है कि ये सब लोग हाई प्रोफाइल किलर्स हैं। फिर वो कोरा के पास जाता है और कहता है कि अगर उसने कोरा को मार दिया तो उसका नाम पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठेगा। तब काई गनर को एक बंदूक देता है और कहता है अगर तुम इससे कोरा को मार दो तो शायद तुम्हें जिंदा छोड़ दिया जाए। गनर धीरे से बंदूक उठाता है और कोरा के सिर के पीछे लगाता है। सबकी सांसें रुक जाती हैं, लेकिन तभी गनर कुछ सोचता है और उसके हाथ कांपते हैं। शायद उसमें कोरा को मारने की हिम्मत नहीं होती। अचानक वो बंदूक नीचे करता है, झटके से कोरा को आजाद करता है और फिर उसी बंदूक से काई का सर उड़ा देता है। अब कोरा आजाद होती है। सालों का गुस्सा और बदले की आग उसके अंदर से फट कर निकल रहे होते हैं। वो एक एक करके दुश्मनों को गोली से उड़ा देती है। पूरा पोर्ट अब गोलियों की बारिश और आग के ढेर में बदल जाता है। गनर नेमेसिस को भी आजाद कर देता है। अब एक एक करके कोरा की पूरी टीम लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। सब लोग अपने अपने तरीके से दुश्मन के सैनिकों से टकरा जाते हैं। ये देखकर नोबल एक बड़ा जहाज बुलवाता है और उसे ऑर्डर देता है कोरा की टीम पर गोलियां बरसाने का। आसमान से हो रही गोलीबारी में कोरा की टीम को काफी नुकसान होता है। तब कोरा की टीम का एक मेंबर ब्लोडॉक्स एक भाला उठाता है और सीधा जहाज के पायलट की तरफ दौड़ता है। वो एक जबरदस्त जंप के साथ भाला पायलट के सीने में घुसा देता है, लेकिन इस बीच उसे भी गोली लग जाती है और वो शहीद हो जाता है। उसका बलिदान बेकार नहीं जाता। वो जहाज कंट्रोल से बाहर हो जाता है और क्रैश होकर सीधा पोर्ट पे गिरता है। ये मौका देखकर कोरा नोबल की तरफ दौड़ जाती है, क्योंकि अब उसे पता है कि अगर नोबल नहीं मरा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पूरा पोर्ट तबाह हो चुका है। सिर्फ एक छोटी सी जगह बची है जहाँ कोरा और नोबल आमने सामने होते हैं। दोनों के बीच एक भयानक और इंटेंस फाइट शुरू होती है। दोनों एक्सपीरियंस्ड फाइटर होते हैं, इसलिए हर अटैक का जवाब दूसरे से भी ज्यादा शानदार मिलता है। कोरा जब अटैक करती है तो नोबल बड़ी समझदारी से डिफेंड करता है। जब नोबल वॉर करता है तो कोरा उसे परफेक्ट टाइमिंग से ब्लॉक करती है। एक वक्त आता है जब कोरा ऊंचाई से गिरते गिरते बचती है, लेकिन वो खुद को संभालती है और तुरंत काउंटर अटैक करती है। कोरा के जोश और नफरत के सामने अब नोबल थकने लगता है। कोरा उसका पैर जख्मी कर देती है, उसका एक हाथ तोड़ देती है, फिर गुस्से में उसे लगातार घूंसे मारती है और आखिरी वार में उसी की छड़ी उठाकर उसके सीने में घुसा देती है। नोबल आसमान से जलती हुई आग में गिरता है और वहीं उसका अंत हो जाता है। इसके बाद कोरा अपनी टीम से मिलती है। सभी लोग जख्मी पर जिंदा होते हैं। कोरा के चेहरे पर जीत की मुस्कान होती है। उन सबका कॉन्फिडेंस अब कई गुना बढ़ चुका होता है और अब उन्हें लगता है कि वो उस पूरे साम्राज्य को हिला सकते हैं जिसने ब्रह्मांड में डर का राज बनाया हुआ था। आखिर में कोरा, गनर और उनकी टीम अपने गांव वापस लौट जाते हैं और वहां की शांति और सुकून देखकर उनके दिल को सच में जीत की खुशी का एहसास होता है।